शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। यानी नील बोहर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसकी बेस पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में काफ़ी सारी स्टडी की और आज हम इसी को स्टडी करेंगे। तो ये है आपकी बुक का टॉपिक जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपने टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल का इंट्रो। यानी 1913 में नील बोहर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया जी, एटम का मॉडल पेश किया, लेकिन किस बेस पे? हाइड्रोजन की एटम की बेस पे। यानी इन्होंने स्टडी किया हाइड्रोजन एटम को और उसी के मॉडल को पेश किया। फिर जी इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स आर शेल्स अराउंड अ न्यूक्लियस। इन्होंने ये बात की कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं कि बिलफर्ज ये हमारा सेंटर में क्या था, एटम का न्यूक्लियस। इसके बाहर अब ये जो मैंने सर्कल लगाया ये क्या है? शेल है। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं जी? रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी एक जगह पे टिक नहीं है बल्कि क्या है? रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी एक ही जगह पे टिके हुए नहीं है बल्कि ये रिवॉल्व करते हैं। फिर कहते हैं जी each orbit has a fixed energy and electrons cannot occupy the space between orbits। अब यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले एक शेल होता है, फिर उसके बाद उससे अगला शेल होता है। इसको हम बोलते हैं शेल नंबर। ये पहला शेल है, ये दूसरा है। पहले को बोलते हैं के शेल, अगले को बोलते हैं एल शेल। तो इसी तरह से ये शेल्स आगे बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अब वो ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो इन्हीं सर्कुलर फॉर्म्स में यानी शेल्स में होते हैं। इस जगह पे शेल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यानी शेल्स के बीच में दरमियान में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते बल्कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे? हमेशा शेल में होंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखें फिर कह रहा है कि ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अगर बिलफर्ज एक हम बात करें पहले ऑर्बिट की या पहले शेल की बात करें तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी, सेम होगी। लेकिन अगर हम इससे अगले शेल की बात करें यानी दूसरे शेल की या एल शेल की बात करें तो उसमें एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। यानी पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम थी, दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी जी? ज़्यादा होगी। और इसी की वो बात कर रहा है कि एक शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या है? फिक्स है, लेकिन डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है जी? डिफरेंट है। यानी जो सबसे करीब शेल है न्यूक्लियस के उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। फिर जैसे जैसे वो शेल आगे बढ़ता जाएगा, बड़े से बड़ा शेल होता जाएगा, उसी तरह उनकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ती रहेगी। उसके बाद देखिए जी एनर्जी लेवल्स एंड शेल्स। अब शेल्स को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं और उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि शेल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? एक फिक्स एनर्जी पे होते हैं। अब जैसे ही शेल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी शेल के बढ़ने से एनर्जी बढ़ी। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि शेल किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को भी बता रहे होते हैं। यानी हम किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन के अगर हम शेल का पता लगा लें कि वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में है तो उस शेल से हम उसकी एनर्जी के लेवल का भी अंदाजा लगा लेंगे कि भाई उसमें एनर्जी किस लेवल की होगी, उसमें कितनी एनर्जी होगी। इसलिए हम शेल्स को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। अगली बात देखें जी, द क्लोजेस्ट शेल टू द न्यूक्लियस इज द के शेल। उसकी एनर्जी क्या होगी? लोवेस्ट। जाहिर बात है जो शेल न्यूक्लियस के कितना करीब होगा उतना ही क्या होगी? उसकी एनर्जी लो होगी। यानी के शेल जो है वो सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। एल शेल की उससे ज्यादा, फिर उसके बाद एम है तो उसकी एल से भी ज्यादा, फिर एन की एम से भी ज्यादा। यानी क्या हो रहा है? जैसे जैसे शेल्स बढ़ रही हैं अगले से अगले शेल में जा रही हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जबकि लोएस्ट या फिर जो क्लोजेस्ट शेल है न्यूक्लियस के उसकी एनर्जी क्या है जी? लोएस्ट है। उसके बाद देखिए हाईएस्ट शेल्स कौन है जी? जैसे कि हम बात करें हायर शेल में जो एल है, एम है, एन है, ये हायर है। तो सबसे कम कौन है? के है। ठीक है, तो इनमें क्या होगी जी? प्रोग्रेसिवली मोर एनर्जी। हम बात कर चुके हैं पहले भी कि जैसे जैसे शेल आगे बढ़ेंगे एनर्जी क्या होगी? इनकी बढ़ेगी। उसके बाद देखते हैं जी सब शेल्स और ऑर्बिटल्स। अब सिर्फ ये बात ही काफ़ी नहीं है कि शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बल्कि उस शेल में भी किस जगह पे होते हैं, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन के होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है उन्हें हम बोलते हैं जी सब शेल। अब इसको आप ऐसे समझ लें, बिलफर्ज आपसे कोई पूछे आप लाहौर में रहते हो, आपसे पूछे कहाँ रहते हैं तो क्या बोलेंगे? मैं लाहौर में रहता हूँ। लेकिन अगर वो पूछे कि भाई लाहौर में कहाँ रहते हैं तो आप फिर क्या बताएंगे? कि मैं लाहौर में फलां टाउन में रहता हूँ। फर्ज करें जोहर टाउन है, वापड़ा टाउन है, जो भी है मतलब। तो बात का मकसद ये है कि आप इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये सबसे पहले तो कहाँ पे रहते हैं? शेल में। लेकिन जिस तरह मैंने बात की लाहौर में कहाँ रहते हैं, इसी तरह शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे? सब शेल में। यानी सब शेल क्या? शेल के अंदर वो जगह ही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने का चांस क्या होता है जी? सबसे ज्यादा होता है। अब इसको आगे हम स्टडी करते हैं कि सब शेल कितने होते हैं। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इसी तरह से सब शेल भी क्या होते हैं? एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। तो ये तमाम क्या होता है जी? सब शेल होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप समझेंगे कि एन का मतलब क्या होता है। अगर कि आपके पास क्या है? एन वन है। एन वन का मतलब है कि आप बात कर रहे हैं पहले शेल की। एन टू का मतलब है कि आप किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे शेल की, एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच टू एटॉमिक स्ट्रक्चर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक अ क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो एक क्लाउड की तरह होते हैं, बादलों की तरह होते हैं। जिस तरह वो बादल नहीं बाहर स्काई पे शो हो रहे होते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर क्या कर रहे होते हैं? क्लाउड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखें कि देयर एग्जैक्ट लोकेशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। हाँ, एक बात अपनी पक्की तरह याद रखनी है, मजबूती से याद रखनी है भाई कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन
आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते कि न्यूक्लियस के बाहर किस जगह पे इलेक्ट्रॉन है, ये आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी लफ्ज़ होता है, यानी हम एक इम्कान ज़ाहिर कर सकते हैं कि हाँ, ये वो जगह हो सकती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। यानी एग्जैक्ट 100% यकीन से हम कुछ भी नहीं कह सकते, बल्कि हम ये कहेंगे कि भाई अंदाज़ा है हमारा, हमारा इम्कान है कि ये वो पॉइंट हो सकता है जहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होने के इनके चांसेस है। ठीक है, उसके बाद देखें इंस्टेड प्रोबेबिलिटी, इसी को बोलते हैं इम्कान, यानी इम्कान आप शो कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं बता सकते। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हम अब ये देखेंगे कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से आ सकते हैं, दूसरे में कितने आ सकते हैं, तीसरे में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए बड़ा आसान सा रूल है, आप इस फार्मूले को याद कर लें, 2n स्क्वायर। जैसे अब देखें ये फार्मूला है ना जी, 2n स्क्वायर। अब अगर आप चाह रहे हैं ये देखना कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। याद करें, हमें अभी डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में, पिछले सॉरी स्लाइड में, कि अगर हमने पहले शेल की बात करनी है तो n क्या होगा, 1। दूसरे की बात करेंगे तो n क्या होगा, 2। तो हम अगर चाह रहे हैं पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू 1 पुट करें, तो इसको सॉल्व कर लें। 2 इंटू n क्या था, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, यानी पहले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जी, 2 होंगे। अच्छा, इसी तरह अगर बात करें दूसरे शेल की, तो अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसे पुट कर देंगे हम, यानी अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2। यानी हम चाह रहे हैं दूसरे शेल में देखना कि सेकंड शेल में यानी l शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या करेंगे, 2n स्क्वायर के फार्मूले में n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2, क्योंकि 2 की पुट कर रहे हैं क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन। तो इसका 2n स्क्वायर पुट करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 इंटू 2 क्या होता है 8। यानी हमने ये देखा कि भाई दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके आप देखेंगे आगे, तो थर्ड शेल में आप ऐड कर सकते हैं 18, और फोर्थ शेल में कितने हो सकते हैं जी, 32, और इसके बाद 100। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो सब एटॉमिक सब शेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं जी, एस पी डी एफ की अगर हम बात करें, तो एस सब शेल जो होता है ना जी, हमारे पास एस सब शेल सिर्फ पहले शेल में होते हैं। वजह कि एस में जनाब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस वो सब शेल है जिसमें आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकते हैं, और आपको पता है कि पहले शेल में कितने आ सकते हैं, 2। तो इसलिए पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होगा, उसका नाम क्या है, एस। फिर बात करते हैं दूसरे शेल की, तो दूसरे शेल में हमें कितने चाहिए, 8 शेल चाहिए। तो दूसरे में होंगे जनाब एस पी होगा और पी भी होगा। एस में कितने आ जाएंगे पहले की तरह 2, पी में कितने आ जाएंगे 6, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8। यानी दूसरे शेल में 2 सबशेल होते हैं, एक होता है एस सबशेल, दूसरा क्या होता है पी सबशेल। एस सबशेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और पी सबशेल में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। इससे हमारे दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, अकोमोडेट हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं अपने तीसरे शेल की, तो तीसरे शेल में क्या होता है जी, एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा, क्योंकि हमने तीसरे शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है। तो एस में कितने आ जाएंगे 2, पी में कितने आ जाएंगे 6 और डी में कितने आ जाएंगे जी, बाकी मानदा 10 इलेक्ट्रॉन जो कि डी में आ जाएंगे। इस तरह क्या हो जाएगा जी हमारा एस सॉरी हमारा जो थर्ड शेल है जिसको हम बोलते हैं जी एम शेल, उसमें कितने आ जाएंगे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। 2 + 6 + 10 = 18। अगर हम बात करें चौथे शेल की, तो चौथे शेल में क्या होना है जी, चौथे शेल में बेटे होता है आपके पास, इसका नाम है जी एन शेल। एन शेल उसमें क्या होगा, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। एस सबशेल में कितने आ जाएंगे पहले की तरह 2, पी में कितने आते होते हैं 6, डी में कितने आ सकते हैं 10 और एफ में कितने आ जाएंगे जी आपके पास 14। यानी अब ये क्या हो गया 2 + 6 कितने हो गए 8, 8 + 10 कितने हो गए 18 और 18 + 14 कितने हो गए 32। यानी हमने इस तरह से चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लिए जी, फिल कर दिए। ये थे आप हमारे डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की सबशेल्स में। अब यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि सबशेल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, रेजाइड करते हैं। तो पहले में आप जरा खुद नोट करें कि पहला शेल है तो सब शेल कितने हैं, सिर्फ एक है, कौन सा एस वाला। जब दूसरे शेल पे गए तो सब शेल कौन सा हो गया दूसरा, तो इसके सब शेल भी कितने हो जाएंगे 2, एस और पी। जैसे ही हमने तीसरा शेल पे तरफ गए तो इसमें शेल कौन सा है तीसरा, तो इसमें सब शेल भी कितने होंगे 3 होंगे, एस पी और डी। अगर हम बात करें चौथे शेल की, अब यहाँ पे शेल कौन सा है चौथा, तो इसमें सब शेल्स भी कितने होंगे 4 होंगे, एस पी डी और एफ। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी, इंटरेस्टिंग मालूमात आपके लिए है कि एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। पहली बात तो ये है कि एटम इतने छोटे होते हैं कि हम इनको आम आंख से देख ही नहीं पाते, यानी अगर हमने एटम को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स माइक्रोस्कोप इज नीडेड, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज नीडेड टू ऑब्जर्व देम। यानी हमें अगर एटम को देखना है तो हमें कौन सी माइक्रोस्कोप चाहिए, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम बोलते हैं TEM भी बोलते हैं। तो इसको हमें इस्तेमाल करना पड़ता है एटम को देखने के लिए। अगली बात देखें जी, द लार्जेस्ट एटम जो कि कौन सा है, सीजियम है। ये कितना बड़ा होता है, स्मॉलेस्ट एटम से सबसे स्मॉल एटम होता है वो होता है हीलियम का। इस हीलियम के एटम से 9 गुना ज्यादा बड़ा होता है जो हमारा लार्जेस्ट एटम है वो कौन सा है, सीजियम होता है। उसके बाद ये आपके टॉपिक का आज उर्दू का तर्जुमा है। अगर आप किसी चीज को समझना चाह रहे हैं उर्दू में तो आप इसको देख सकते हैं, और एंड पे आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसको आप तैयार कर सकते हैं इस टॉपिक के लिए।